अस्सलाम वालेकुम औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो हमने आज एक्सेप्शन हैंडलिंग को समझना है। एक्सेप्शन हैंडलिंग हमारे पास एक ऐसी टेक्निक है जिसमें अब हम अपने एरर हैंडलिंग कोड को और नॉर्मल कोड को सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये कि हमें ये एरर हैंडलिंग मैकेनिज्म के लिए कंसिस्टेंट प्रोवाइड करता है। और तीसरी बड़ी बात ये है कि इसमें एसिंक्रोनस एरर्स होते हैं, ठीक है। एसिंक्रोनस एरर कौन से एरर्स होते हैं? फॉर एग्जांपल आपने कोड लिखा है और कोड में आप कह रहे हैं कि a डिवाइडेड बाई b। अब a डिवाइडेड बाई b, इससे पहले मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि एसिंक्रोनस एरर्स वो होते हैं जिसका वो एरर्स होते हैं जो कि आपका कोड नहीं कंट्रोल कर पाता और ना ही आप उनको देख सकते हैं सही से। फॉर एग्जांपल अगर आपने a डिवाइडेड बाई b कह दिया ना कि आप a डिवाइडेड बाई b कर लो, अगर फॉर एग्जांपल b इक्वल्स टू 0 होगा तो आपका जो है वो जो डिवाइड का एरर है वो 0 आ जाएगा, मतलब डिवाइड में एरर आ जाएगा क्योंकि b हमारे पास क्या होगा, 0 होगा। तो ये हमारे पास एसिंक्रोनस एरर में आता है। अब फॉर एग्जांपल अगर आप डिवाइड करने के बाद कह दें कि b अगर हमारे पास 0 होगा, b इफ़ नॉट 0, अगर b 0 नहीं है तो जो है वो जो क्या नाम है, डिवाइड होने दो और मुझे आंसर चाहिए, ठीक है। तो a डिवाइडेड बाई b होके आंसर जो है वो आपके पास आ जाएगा। लेकिन अगर a डिवाइडेड बाई 0 हो जाता है, b की जगह 0 आएगा, तो फिर आपका एरर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आपने एक जगह से, एक मशीन से दूसरी मशीन में कोई चीज़ ट्रांसफ़र करनी है और उसके दरमियान में एक एरर आ गया और वो एरर क्या है आपके पास, एरर में कोई भी नेटवर्क प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है, सेंड करने में। तो दूसरी मशीन का सर्वर डाउन हो जाता है, आपकी मशीन से फुल का फुल प्रोग्राम ट्रांसफ़र किया जा रहा है लेकिन अगली मशीन जो है वो डाउन हो गई है, आपका एरर, आपका जो कोड है या आपका जो फाइल है वो उस तक नहीं पहुंच सकी। तो क्या इसमें आप कुछ कर सकते हैं? आप भी कुछ नहीं कर सकते और ना ही फर्स्ट मशीन कुछ कर सकती है, ना ही वो ये देख सकते हैं कि क्या फाइल सेंड करने से पहले एरर आएगा या नहीं आएगा। तो ये हमारे पास एसिंक्रोनस एरर्स होते हैं। सबसे बड़ा एडवांटेज एक्सेप्शन हैंडलिंग का यही है कि वो एसिंक्रोनस एरर्स को हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि आपको एसिंक्रोनस एरर्स की अच्छे से समझ आ गई होगी। The idea is to raise some error flag every time goes wrong. There is a system that is always on to the lookout of this error flag. Third क्या है, the previous system calls the error handling code if the error flag has been spotted. The raising of the imaginary error flag is simply called raising or throwing an error। कि हमारे पास raising imaginary error फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास अकर हो जाता है तो हम उसको क्या कहते हैं, रेजिंग और थ्रोइंग एन एरर कहते हैं। जब व्हेन एन एरर इज थ्रोइंग द ओवरऑल सिस्टम रिस्पॉन्ड्स बाय कैचिंग द एरर, surrounding a block of error sensitive code with exception handling is try to execute a block। तो ये हमारे पास नीचे एक मैकेनिज्म दिया गया है। अब जो एक्सेप्शन का मैकेनिज्म है, कुछ चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है उसमें कि फॉर एग्जांपल अगर मैकेनिज्म में कोई एरर आ गया तो हमें क्या, एरर आया तो हमें उसको एरर को फ्लैग करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि यहाँ पर ये चीज़, यहाँ पर ये एरर था, यहाँ पर जो हमारे पास एक्सेप्शन हैंडलिंग यूज़ होनी है, ठीक है। और फिर जो फ्लैग आया उसको इरेज करना, ठीक है। ये मैकेनिज्म है, इसको हम कहते हैं कि जो हमारे पास एक्सेप्शन को थ्रो करना भी इसको हम कहते होते हैं, ठीक है। फिर जब एरर जो है अगर हम उसको थ्रो कर देते हैं ओवरऑल द सिस्टम, तो उसके बाद कैचिंग का प्रोसेस आ जाता है, ठीक है। हम उस एरर को कैच करते हैं, ठीक है। एक्सेप्शन को इरेज करना और फिर उसके बाद उसको कैच करना, ये हमारे पास एक्सेप्शन हैंडलिंग का मेन पर्पस है। यही तमाम चीज़ें जो हैं वो इस पैराग्राफ में बताई गई हैं, ठीक है। सबसे पहले एरर को रेज किया जाता है, फिर बाद में उसको थ्रो किया जाता है, ठीक है। जो रेजिंग एरर होता है उसको फिर कैच किया जाता है सिस्टम से रिमूव करने के लिए। मैं यहाँ पर कुछ स्टेप्स लिख देती हूँ, ठीक है। सबसे पहले एरर रेज होगा, फिर थ्रो किया जाएगा और फिर जब एरर को थ्रो किया जाता है फिर उसको कैच कर लिया जाता है, इस पर सिस्टम रिस्पॉन्ड करता है और एरर को रिमूव कर दिया जाता है। यही सबसे ज़्यादा मेन फंक्शन है एक्सेप्शन हैंडलिंग का, ठीक है। एरर को हैंडल करता है कोड में। फिर उसके बाद हमारे पास आया था कि एक्सेप्शन हैंडलिंग एक हमारे पास डायनामिक मैकेनिज्म है और ये डायनामिक मैकेनिज्म जो है वो डायनामिक स्कोपिंग से अचीव होता है हमें। एक्सेप्शंस एंड कोड कम्प्लेक्सिटी में हमारे पास नंबर्स ऑफ इनविजिबल होते हैं एग्जीक्यूशन पाथ जो कि एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते। एक सिंपल कोड में होते हैं जो कि एक्सेप्शंस को अलाउ करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इंडिपेंडेंट पाथ्स होते हैं जो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते हैं,
छोटे छोटे उसके हिस्से बने होते हैं पार्ट के, जो कि फर्स्ट से शुरू से लेकर प्रोग्राम के एंड तक जो एक्सेप्शन को अलाउ करते हैं। इसमें कम्प्लेक्सिटी जो है वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती होती है, ठीक है, क्योंकि ये एक्सेप्शन को अलाउ कर देते हैं। उसके बाद बिफोर मूविंग एनी फर्दर हम कुछ एजम्पशंस को देखते हैं कि डिफरेंट ऑर्डर्स ऑफ इवैल्यूएटिंग फंक्शंस पैरामीटर्स आर इग्नोर्ड, paired descriptors are ignored, ठीक है, called functions are considered atomic, for example e title, ये e title could throw for several reasons, but all that matters for this function is whether e dot title results is an exception or not, ठीक है। To count as different execution paths, an execution path must be made of unique sequence of functions calls performed and exited in the same way। अब यहाँ पर कहना है कि how many execution parts are there, शायद ये ऊपर यहाँ पर ये जो प्रोग्राम है ना इसी के अबाउट बात की जा रही है कि हमारे पास 3 नॉन एक्सेप्शनल पार्ट्स और 20 एक्सेप्शनल पार्ट्स हैं। अब यहाँ पर नॉन एक्सेप्शनल पार्ट्स को नीचे बताया गया है प्रोग्राम के, और एक्सेप्शनल पार्ट्स को ये बताया गया। ये तमाम जो है चीज़ें इसके बारे में ही गई हैं, लेकिन इसमें से कुछ चंद बातें हैं। आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग का कंसेप्ट पता होना चाहिए कि एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या है, कि द नंबर, अब यहाँ पर जो कम्प्लेक्सिटी में क्या था कि द नंबर ऑफ इनविजिबल एग्जीक्यूशन पाथ कैन एग्जिस्ट इन सिंपल कोड इन अ लैंग्वेज, ऑलवेज बी एक्सेप्शन अवेयर। आपको एक्सेप्शन से आप एक्सटेंशन का पता होना चाहिए। नॉन वट कोड माइट इमिट एक्सेप्शंस। देख लेते हैं, कभी कभी ये ना हो एमसीक्यूज में पूछा जाए कि इसमें एक्सेप्शंस कौन कौन से हैं। तो जैसे कि यहाँ पर इम्प्लॉई ई एक्सेप्शन है, ई डॉट टाइटल, ई डॉट सैलरी, CEO 1000, ठीक है। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं, ऑपरेटर माइट थ्रो, ऑपरेटर को फेंका जाए शायद, जैसे कि यहाँ पे भी ओड ऑपरेटर को थ्रो कर दिया जाए। मैं यहाँ पर ये इसके बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है। हो सकता है यहाँ पर ओड ऑपरेटर को थ्रो कर दिया जाए। इसी तरह यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जैसे कि CEO है, टू मैच विद द वैलिड ऑपरेटर द स्ट्रिंग लिटरल मे नीड टू कन्वर्ट टेम्परेरी ऑब्जेक्ट क्लास टाइप। एक्सेप्शनल एरर्स तो काफ़ी ज़्यादा हैं, कोड पास हैं, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर इसको चाहे थ्रो कर दें, चाहे तो इसको थ्रो कर दें, ठीक है, एरर्स को, सॉरी जो हमारे पास ये ऑपरेटर्स बने हुए हैं, ठीक है। लेकिन अब हम नॉन एक्सेप्शनल एरर्स को देखते हैं, यही ज़्यादातर पूछे जाएं, शायद बहुत कम होता है लेकिन पता थोड़ी ना चलता है किसी चीज़ का भी, कि अगर हमारे पास ई टाइटल CEO के बराबर है तो इज़ ट्रू, देन जो सेकंड पार्ट है वो इवेल्युएट नहीं किया जाएगा ना, अगर इसके बराबर है तो फिर इसके बराबर नहीं होगा, ठीक है। काउंटेड विल बी परफॉर्म, काउंट जो है वो परफॉर्म, अपना जो फंक्शन है वो परफॉर्म किया जाए। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं, पहला एक्सेप्शन, दूसरा एक्सेप्शन, तीसरा एक्सेप्शन, नॉन एक्सेप्शन, सॉरी, ये कोड के बारे में ही बताया गया है। नीचे चलते हैं हम, ये हमारे पास समरी है कि a number of invisible execution path can exist in simple code in a language that allows exception, always be exception aware, know what code emit exceptions, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि कोड, कौन से कोड में से जो एक्सेप्शंस हैं वो हो सकती हैं, और आपको जो एग्जीक्यूशन पास हैं आपको उनमें से भी पता होना चाहिए कि कहाँ से एक्सेप्शन जो है वो अलाउ हो रही है। अब उसके बाद हमारे पास एक्सेप्शन सेफ्टी आ जाता है। अ फंक्शन इज एक्सेप्शन सेफ अगर उसमें एक्सेप्शन को थ्रो भी नहीं किया जा रहा हो, ना ही उसके थ्रो अगर किया जा रहा है तो उसको कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो। अगर वो थ्रो किया जा रहा है तो एंड एनी ऑब्जेक्ट बिंग यूज, और कोई भी ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल किया जाए जैसे कि टेम्परेरीज को, तो वो एक्सेप्शन सेफ होना चाहिए, ठीक है। और क्लीन अप होना, और उसके जो रिसोर्सेज हैं या क्लीन अप होने चाहिए। एक्सेप्शन न्यूट्रल क्या है कि एक्सेप्शन न्यूट्रल में जब भी अगर एक्सपेक्शन आता भी है तो एक्सेप्शन को कॉलर में जो है वो थ्रो कर दिया जाए। लेवल ऑफ एक्सपेक्शन एक्सेप्शन सेफ्टी हमारे पास बेसिक गारंटी, स्ट्रॉन्ग गारंटी, नो थ्रो गारंटी आ जाती है। अब बेसिक गारंटी क्या है कि आपके पास फॉर एग्जांपल एक मेमोरी एलोकेट हो रही है, मेमोरी एलोकेट होगी तो ही डी एलोकेट होगी। अगर मेमोरी एलोकेट हो रही है या डी एलोकेट नहीं हो रही, या हो रही है, या डी एलोकेट भी हो गई है, तो उसमें मेमोरी लीकेज नहीं होनी चाहिए। अब स्ट्रॉन्ग गारंटी क्या है? स्ट्रॉन्ग गारंटी में ये है कि अगर आपका जो एक्सेप्शन है, आपका जो प्रोग्राम है, अगर तो फंक्शन फेल हो जाता है एक्सेप्शन की वजह से, तो प्रोग्राम जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए। नो थ्रो गारंटी क्या है कि जहाँ पर फंक्शन में एक्सेप्शन थ्रो ना किया जा रहा हो।
अब यहाँ पर कुछ सवाल किए गए हैं कि क्या ऊपर वाला फंक्शन में बेसिक गारंटी है। तो हाँ बेसिक गारंटी है, क्योंकि वहाँ पर ना ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जा रहा है, क्रिएट होगा तो डिस्ट्रॉय होगा ना। जब एक्सेप्शन के प्रेजेंस में कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट किया ही नहीं जा रहा तो रिसोर्स भी लीकेज नहीं होगा। क्या उसकी स्ट्रॉन्ग गारंटी है? नहीं, वहाँ पर अगर हमारे पास फंक्शन फेल हो जाता है एक्सेप्शन के दौरान तो प्रोग्राम की स्टेट जो है वो चेंज नहीं होगी। अब नो थ्रो गारंटी भी नहीं है, क्योंकि वहाँ पर फंक्शन को थ्रो नहीं किया जा रहा, क्योंकि वहाँ पर बहुत से फंक्शंस को थ्रो किया जा रहा है, सॉरी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एक्सेप्शन सेफ्टी और मल्टी साइड इफ़ेक्ट्स के हैं कि अगर हमारे पास जो एक्सेप्शन है कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता होता है या इम्पॉसिबल हो जाता होता है कि एक प्रोग्राम एक्सेप्शन सेफ्टी मतलब विदाउट एनी एक्सेप्शन दिया जाए, या अगर हमारे पास एक्सेप्शन होता भी है तो उसमें स्ट्रॉन्ग एक्सेप्शन सेफ्टी हम किस तरह से प्रोवाइड कर सकें, तो ये काफ़ी मुश्किल हो जाता होता है। हमारे पास दो से ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स एक फंक्शन में ज़रूर निकलते होते हैं, और ये दो से ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो एक दूसरे से रिलेट भी नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है। और फिर जब हमारे पास इस तरह की सिचुएशन आती है तो हम अपने प्रोग्राम को दो हिस्सों में ब्रेक कर देते हैं, दो सेपरेट फंक्शंस में ब्रेक कर देते हैं अपने प्रोग्राम को, अपने फंक्शन को। It is difficult and sometimes impossible to provide strong exception safety when there are two more side effects in one functions and these side effects are not related with each other. When the situation, for example, we would not have been able to provide exception safety if there are two output messages, one to cout and the other one is to मतलब CERR. This is because the two cannot be combined. When such a situation comes with two or more unrelated side effects which cannot be combined, then the best way to handle such a situation is to break into two-part function. That way, at least the caller would know that these are two separate atomic steps. अब इसकी हमारे पास लेक्चर की समरी क्या है? Providing the strong exception safety guarantee often requires of you to trade performance. If a function has multiple unrelated side effects, it cannot be made strongly exception safe. If not, it can done only by splitting the function into several functions. Each of these side effects, ये समरीज जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती होती हैं, इनमें से अक्सर कुछ सवाल भी आ जाते होते हैं, ठीक है। Splitting the function into several functions, each of whose side effects can be performed automatically. अगर एक भी फंक्शन का साइड इफेक्ट होता है कम से कम वो पूरे आपके प्रोग्राम पर नहीं पड़ता, ठीक है। Not all functions need to be strongly exception safe. Both the original code attempt first satisfy the basic guarantee from many client attempt first is sufficient and minimize the opportunity for side effect to occur in the exception situation without requiring the performance state of the attempt. तो ये हमारे पास लेक्चर नंबर 35 था। इंशाल्लाह मिलते हैं लेक्चर नंबर 36 में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आपकी और मेरी मुश्किलात को आसान करें। अल्लाह हाफिज़।